नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार। आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। आज हम उपस्थित हैं आरपी यादव जी। एडवोकेट आरपी यादव जी जो हैं वो बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं और न्याय संहिता बार एसोसिएशन के संरक्षक हैं। आरपी यादव जी से जानकारी लेते हैं कानून और कानून की व्यवस्था जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं अजीब सी प्रतिक्रियाएं डाल रही हैं। कुछ लोग इससे डरे हुए हैं, कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम ज़्यादा विशेष जानकारी सर से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आप हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि अभी के कानून और जो टैक्सेशन, क्योंकि आप दोनों के महारथी हैं, तो आप इस दोनों चीज़ों को अलग अलग करके हमारे दर्शकों को ये बताइए कि उन्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आज जो हमारे यहाँ हमारे देश में जो भी कानून है, टैक्स से रिलेटेड हो या फिर आईपीसी दंड संहिता से रिलेटेड हो, उसमें आज हमारे देशवासियों को बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तमाम चीज़ें आपको ऑनलाइन सब देखने को मिल जाती हैं। कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, गूगल पर आपको आज सारी जानकारी मिल जाती है। हमारी जो सरकार है, जो भी नए नए परिवर्तन लाती है आज के समय में, उसकी प्रत्येक सूचना आपको ऑनलाइन या आप लोगों के माध्यम से जनता को प्राप्त हो जाती है। तो इस जो ऑनलाइन और गूगल से जो हम पढ़ते हैं या हम देखते हैं उसमें और आपके बताए जाने में बहुत फ़र्क आएगा सर। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं एग्जैक्ट, क्योंकि हम तो कानून जानते नहीं। जब हम कानून नहीं जानते हम तो वही पढ़ पाते हैं, बस हमारे पढ़ने से उसका समझ आना अलग अलग बात है सर। तो आप इसे सबसे पहले हमें जीएसटी के बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताएं, क्योंकि जीएसटी से जो आम पब्लिक है, न्यूनतम वर्ग के, वो बहुत घबराए हुए रहते हैं। जैसे लघु उद्योग वाले हैं, छोटी दुकान वाले हैं, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जीएसटी की प्रक्रिया जितनी है, जैसी भी प्रक्रिया आज है, यानी कि जो आपको ऑनलाइन प्रक्रिया देखने को मिलेगी, आपको जो जानकारी मिलेगी, उससे आपको लगेगा कि ये बहुत ही सरल और सिंपल कानून है, कि ये तो देश के लोगों के हित के लिए, परंतु ऐसा नहीं है। अगर व्यवहारिक तौर पे देखेंगे तो ये कानून काफ़ी जटिल है। इससे व्यापार वर्ग आज की डेट में बहुत दुखी है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज जीएसटी दो प्रकार से कार्य कर रहा है। जीएसटी के दो विभाग हैं। पहले जो विभाग व्यापार कर और वाणिज्य कर के नाम से उत्तर प्रदेश में था या किसी भी स्टेट में था टैक्सेशन के मैटर में, वो भी जीएसटी राज्य कर के नाम से हो गया है। और जो सेंट्रल एक्साइज का डिपार्टमेंट था, सर्विस टैक्स सेंट्रल एक्साइज, वो भी आज जीएसटी सेंट्रल के नाम से हो गया है। यानी ये सारे विभागों को मिला करके एक टैक्स बनाया गया है। उसका नाम हमने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का नाम दे दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दे दिया। अब है क्या कि व्यापारी, आपने कहा कि व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी, छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, कोई भी हो, वो सब परेशान क्यों हैं? जब जीएसटी प्रक्रिया लागू की थी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को, तो सरकार ने लोगों को बताया कि हमने 16-17 डिपार्टमेंटों को, टैक्सों को ख़त्म करके एक टैक्स बनाया, यानी एक देश, एक राष्ट्र और एक कर, ये नारा दिया गया। यानी कि इतना सरल हो जाएगा कि आप तो सब लोग, जनता सुखी हो जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि जिस वस्तु के ऊपर पहले एक्साइज और सर्विस टैक्स भी लगता था, उसके अलावा सेल टैक्स भी लगता था, उसके अलावा अन्य मनोरंजन टैक्स हो या अन्य टैक्स हो, यानी 16-17 डिपार्टमेंट जिसको डील करते हो, उसको अब एक डिपार्टमेंट लगता है। तो आप सोचिए, 16-17 टैक्सों को हटा करके जब एक टैक्स किया गया, तो वो जनता के हित के लिए होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। सरकार ने कहा कि आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर देंगे, एक रिटर्न दाखिल करने पर ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। परंतु जब ये लागू हुआ, कानून लागू हुआ, उस समय से लेके अब तक जितनी विसंगतियां इनके पोर्टल पर हैं, उससे व्यापारिक वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है। आज जो इस टैक्स के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत ये प्रोविज़न रखा गया था कि केवल 5% स्क्रूटनी होकर के ही लोगों के कर निर्धारण यानी कि ऑर्डर्स किए जाएंगे, अन्य लोगों को बिल्कुल डिपार्टमेंट आने की ज़रूरत नहीं है। आज 100% लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आज की डेट में जो 16, 17, 18 यानी 1 जुलाई 2017 से लेकर के 31 मार्च 18 एक
असेसमेंट ईयर कहलाता है। असेसमेंट ईयर होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक का, तो वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। जो 17-18 का असेसमेंट, 18-19 का असेसमेंट और 19-20 का असेसमेंट, ये विभाग ने तीनों सालों के नोटिस पिछले 2 साल से व्यापारियों को दे करके और उनका निस्तारण भी कर दिया। और इसमें डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर तकरीबन जो विभाग ने डिमांड्स क्रिएट की है वो तकरीबन 50 लाख करोड़ रुपए के आसपास है स्टेट की। इसके अतिरिक्त अब 20-21 के नोटिस जारी हो रहे हैं। तो व्यापारी को, जो बेचारे को जिसको पता ही नहीं था 17-18 में, या कोई सीए या विभाग के अधिकारियों को ही उसके बारे में नॉलेज नहीं थी कि इसको कैसे करना है, उसका आज आप असेसमेंट करेंगे तो उसके लिए कितना दुखदाई होगा। जो आपने कहा उस प्रकार उसने टैक्स दिया, लेकिन आज आप आज के अनुसार असेसमेंट करेंगे पिछले उस पीरियड का, तो उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई घोषित होगा। तो लिहाजा बहुत सारी विसंगतियां हैं आज के कानून में और पुराने कानून को लेकर के। आज व्यापारी इसीलिए परेशान ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जब इस बात की जानकारी ठीक से ना तो व्यापारी को थी, ना ही सीए को थी, और एग्जैक्ट रूप से देखी जाए तो जो कर के लिए, जो जीएसटी के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे प्रॉपर तरीके से, तो वो भी जानकारी नहीं दे पा रहे थे। फिर ये इतने दिन बाद ये सारी दंड व्यवस्थाएं क्यों शुरू की गई सर? हाँ, मैं उसके बारे में ही आपको बता रहा हूँ कि जब सरकार ने इस एक्ट को लागू किया तो इसके अंतर्गत बहुत सारी धाराओं को रखा और रिटर्न्स का प्रोविज़न रखा, जैसे GSTR 1, GSTR 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन इसमें कहीं पर भी GSTR 3B का उल्लेख नहीं था। वो इस एक्ट के अंतर्गत आती ही नहीं थी। यानी जो एक्ट बनाया गया उसमें इसका कहीं उल्लेख नहीं है, ना इसका कोई नामो निशान। परंतु जब लागू किया सरकार ने बहुत जल्दबाजी में इस एक्ट को, तो हमारा देश इतना बड़ा है और उस समय 2017 में हमारे देश के अंदर, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि नेट की व्यवस्था यानी टेक्नोलॉजी की व्यवस्था उस तरीके से नहीं थी कि हम इतने बड़े भार को एक साथ थोप सकें किसी चीज़ के ऊपर। तो जब सरकार ने अपना ये एक्ट बना करके जनता के ऊपर एक तरीके से मेरे अनुसार थोप दिया गया, जब जनता ने उसमें रिटर्न भरनी शुरू की, यानी व्यापारिक वर्ग ने रिटर्न भरनी शुरू की, तो उनका पोर्टल ठप हो गया। और पोर्टल जब ठप हुआ तो सरकार ने उसका एक सबऑर्डिनेट तरीका निकाला कि भाई जब GSTR 1, 2, 3 कोई फाइल नहीं हो पा रही है तो लिहाजा टैक्स को कैसे कलेक्ट किया जाए। तो उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, और आपका जो टैक्स बनता है उस टैक्स को GSTR 3B में दाखिल कर दीजिए। अपनी टर्नओवर दिखा के कितनी टर्नओवर, कितना टैक्स बना, कितना आपको लाभ मिला, और उसे दाखिल कर दीजिए, जमा कर दीजिए। तो एक 3B 3 महीने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई 3B रिटर्न, क्योंकि सरकार का पोर्टल बिल्कुल ठप हो चुका था। रिटर्न जो है अपने आप में कोई रिटर्न नहीं थी, सरकार ने केवल टैक्स कलेक्शन के लिए इसको लागू किया। व्यापारी इसे भरते रहे। अब सरकार का पोर्टल नहीं चला, उन्होंने 6 महीने के लिए बढ़ा दी, फिर नहीं चला उन्होंने 1 साल के लिए बढ़ा दी, नहीं चला 2 साल के लिए बढ़ा दी। आफ्टर 3 ईयर उसको परमानेंट रिटर्न का रूप दे दिया गया, क्योंकि उनका पोर्टल पूरी तरीके से चला नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब उन अधिकारियों को उसकी जानकारी नहीं थी, अनभिज्ञता थी या सरकार की कमी थी, तो उस सरकार की कमी को व्यापारी आज 7 साल होने जा रहे हैं। 7 साल बाद पुरानी उन कमियों को कैसे व्यापारी दूर करेगा, उसके ऊपर थोप करके आप उससे वसूली कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, ये रिटर्न्स की बात है। अभी सरकार ने इस जो अभी रिसेंट बजट आया, उसने गवर्नमेंट ने व्यापारियों के लिए कुछ टैक्सों में परिवर्तन किया है। कुछ में बढ़ोतरी की है, कुछ में कमी की है। कुछ उत्पाद 18% के थे जो कि 12% में लाने की घोषणा की है। अभी चेंज नहीं हुए, घोषणा है केवल। ऐसे ही फूड, आपका खाने की वस्तुएं जो है उनमें भी कुछ 12% पे थे, कुछ 5% पे थे। तो 12% से हटा करके उनको 5% में लाने की केवल घोषणा है। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जून में जब GST काउंसिल की मीटिंग हुई, माननीय हमारी वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने, जून शायद 19 की बात है, 19 जून 2000
24 की, उसमें उन्होंने घोषणा की कि जो व्यापारियों पर अभी पुराने जो हम टैक्स लगा रहे हैं, डिमांड निकाल रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी ले रहे हैं। इंटरेस्ट 18% वार्षिक, तो 2017 से अब तक का इंटरेस्ट आप सोचिए कि दूने से दुगना हो गया 18% के पर ईयर के हिसाब से। और पेनल्टी अलग वो ले रहे हैं 20%, 10%, जैसी अधिकारी चाहता है, उससे कम नहीं, 10% से तो कम नहीं, उससे ऊपर ले सकते हैं। तो व्यापार, इन्होंने कहा जनता को, व्यापारिक वर्ग को खुश करने के लिए कहा कि हम इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर देंगे और पेनल्टी को वेव ऑफ कर देंगे, परंतु इससे व्यापारी को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि व्यापारी से जो 17-18 के केस थे, 18-19 के केस थे, 19-20 के केस, जो डिमांड निकाली गई उनकी 1 महीने के बाद वसूली कर ली गई विद इंटरेस्ट और विद पेनल्टी। और उस पर अब इनके द्वारा जो प्रोविज़न लाया गया है कि इंटरेस्ट और पेनल्टी हटा दी जाएगी, उसमें जिनसे ले ली गई है उनको वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। उसके बावजूद आज जून से आप समझ सकते हैं कि सितंबर आ गया, यानी 3 महीने हो रहे जा रहे हैं। आज 24 तारीख और वो 19 तारीख जून से 3 महीने बीत गए। 3 महीने में अभी तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं ला पाई है। हम लोग व्यापारियों को जवाब नहीं दे पाते हैं। वो कहते हैं कि साहब हमारे पास तो इंटरेस्ट वेव ऑफ होना चाहिए, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा सरकार का, तब तक वो वेव ऑफ नहीं हो सकते हैं। तो पहली बात तो, जो गलतियां व्यापारी ने की ही नहीं है, उस गलती के लिए वो दंड भर क्यों रहे हैं सर? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो व्यापारी पहले से ही वो पैसा दे चुके हैं, तो उन्हें वेव ऑफ कैसे करके दे रहे हैं ये लोग? देखिए, आपने कहा कि व्यापारी ने जो गलती नहीं की उसका दंड क्यों दे, सरकार की गलती थी। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारे देश में जो भी कानून है, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड कानून हो, चाहे वो आईपीसी का हो, भारतीय न्याय संहिता हो, कुछ भी हो, उन सब में कुछ नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। जीएसटी में भी ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए कि अगर आपने रिटर्न भरने में देरी की तो आपके ऊपर लेट फीस लगेगी और इंटरेस्ट भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी। तो व्यापारी ने उस समय पर सरकार की गलती के कारण, वो अगर उसकी रिटर्न लेट हुई क्योंकि सरकार का पोर्टल नहीं चल रहा था, तो उसकी रिटर्न किसकी गलती से हुई? सरकार की गलती से। तो कानून में कहीं भी सरकार को अभियुक्त नहीं बनाया गया, सरकार के खिलाफ कोई भी निर्णय नहीं है, वो केवल और केवल जनता और व्यापारियों के लिए है, इसलिए उसे भुगतना पड़ेगा। तो सर, जब पोर्टल चल ही नहीं रहा है, तो कोई भी जो मनुष्य है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो टैक्स पेयर हो या कोई भी हो, वो टैक्स भरेगा कैसे? इस बात पे जो निदान है वो तो ज़रूर होना चाहिए ना, कुछ न कुछ। मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने उसी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए केवल एक 3B जारी कर दी थी कि इस एक ही रिटर्न केवल चलती थी, उसमें कि इसमें टैक्स भर दो और डिटेल फाइल कर दो। आज आप कहते हैं कि जिससे आपने माल खरीदा 2017 में, और वो पार्टी बोगस थी, उस समय उस पार्टी पर जीएसटी नंबर था, वो विभाग में चल रही थी, और मान लीजिए मैंने उससे माल खरीदा, और मैंने जब उससे माल खरीदा तो उस टैक्स का आईटीसी लिया, इनकम टैक्स क्रेडिट लिया मैंने, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट सॉरी। तो मैंने जब उससे वो लिया, आज की मैंने उस समय लिया। अब आज आप कहते हैं कि नहीं, वो तो 2 साल बाद फर्जी निकला। तो मुझे क्या पता था कि वो 2 साल बाद फर्जी निकलेगा? आप मुझसे 7 साल बाद उसके फर्जीफिकेशन का दंड मुझसे लेंगे आप। आज सरकार वही काम कर रही है कि जो फर्जी, जो चोर था, जो भाग गया, चला गया, उसको तो सरकार नहीं पकड़ पाई, लेकिन जो कार्य कर रहा है, जो सरकार को आज भी टैक्स दे रहा है, देश की विकास में सहभागिता कर रहा है, जनता के लिए, कार्यों के लिए इकट्ठा करके टैक्स को प्रस्तुत कर रहा है, उस पर आप दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। यही सरकार की कमी है। तो इसमें जो फ्रॉड था, या जो कंपनी बंद हो गई, या जो कंपनी एक्चुअल में थी ही नहीं, उन्होंने अपना टैक्स पे नहीं किया, इसमें जिस व्यापारी ने सामान खरीदा है उसकी गलती कैसे है सर? यही कानून का एक लोच है। इसमें कानून में कहा गया है कि अगर आपने माल खरीदा है और वो फेक पाया जाता है, तो उसमें उतने ही दोषी आप होंगे जितना दोषी वो है। दंडात्मक कार्रवाई दोनों के विरुद्ध होगी। जब जीएसटी एक्ट बना, आपको ध्यान होगा कि व्यापारिक वर्ग ने विरोध भी किया था, और पूरे देश में
तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था जीएसटी का। सीधी सीधी एक बात है, हम आपसे ये कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो जीएसटी को आज चला रहा है। आप देखेंगे कि तमाम कई देशों में जीएसटी नहीं है, जिन्होंने लागू किया था उन्होंने भी वापस कर लिया। तो आज हमारा ही देश है जो कि इस जीएसटी को गोल मोल तरीके से आज भी जीएसटी जो है नीट एंड क्लीन तरीके से नहीं चल रहा है, आज भी तानाशाही अफसरशाही के तहत चल रहा है। तो 2017 से पहले जब जीएसटी नहीं लागू हुआ था तब के टैक्सेशन पीरियड में और 2017 के बाद अब हम लोग 2024 में जी रहे हैं, लगभग 7 साल बाद, आपको क्या लगता है कि पहले वाला सेशन बेहतर था या अब वाला सेशन बेहतर है? इसका जवाब मैं आपको केवल एक उदाहरण से दूंगा जो आपकी समझ में आएगा, आपके दर्शकों को समझ में आएगा कि देखिए ये पेन था, ये हम 2017 से पहले जब हमारे पास 17 विभागों का टैक्स था, हमारे पास 17 विभागों का टैक्स लगता था, सब अलग अलग डिपार्टमेंट थे, तब ये पेन हमें 10 रुपये में मिलता था सारे टैक्सेस को लगा करके, और आज यही पेन हमें 30 रुपये का मिल रहा है। ऐसा क्यों? जबकि आज वो 17 डिपार्टमेंट एक साथ क्लब कर गए हैं, यानी कि 17 टैक्स ख़त्म होकर के एक टैक्स हुआ, उसके बावजूद ये पेन की कॉस्ट मतलब 3 गुनी कैसे बढ़ी। आज हर वस्तु पे आप देखेंगे, कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु को 2017 से लेकर के अब तक कंपेयर कर लीजिए कि उसका रेट कई गुना बढ़ चुका है। हर वस्तु का, किसी भी खाने पीने की वस्तु से लेकर के और आपके दैनिक दिनचर्या में यूज होने वाली वस्तु जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति इस्तेमाल करता है, भिखारी से लेकर के एक बड़े से बड़ा उद्योगपति अगर चिप्स खा रहा है तो एक भिखारी का बच्चा भी खा रहा है, मजदूर का बच्चा भी खा रहा है, और एक बड़ा उद्योगपति भी खा रहा है, एक बड़ा नेता भी खा रहा है, एक हमारा देश का आईपीएस भी खा रहा है, वो सब उस पर टैक्स देता है। तो ये ऐसा क्यों? मैं उसका एक कारण बताता हूँ। 17 से पहले हमारे पास जब कोई रॉ मटेरियल आता था, जब कोई हम वस्तु का निर्माण करते थे, तो होता क्या था कि अगर 2 ही टैक्स लगेंगे इस पीरियड में, वो टैक्स बहुत कम थे। अगर इस पेन के ऊपर लायबिलिटी उस समय पर 5% टैक्स की थी, आज पेन के ऊपर 18% टैक्स हो गया, लेकिन इसके रॉ मटेरियल जितने भी हैं उन पर भी 18% टैक्स है। तो व्यक्ति ने हर जगह पे किया। इसके अलावा इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा कि आप वैल्यू जितनी बढ़ाओगे हमें उतना ही एक्साइज टैक्स मिलेगा, तो आपको खुली छूट दे दी गई। तो ये कीमत 3 गुनी बढ़ चुकी है हर वस्तु पर। आज महंगाई दर क्यों ऊपर चलती जा रही है? बल्कि होना उल्टा चाहिए था कि अगर ये 10 रुपये की चीज़ थी तो इतने टैक्सों को क्लब होने के बाद ये वस्तु हमें 7 रुपये की मिलनी चाहिए थी। मैं तो बल्कि 5 रुपये की मिलनी चाहिए, मैं 7 रुपये तक की कहता हूँ। तो इससे आपको समझ में आएगा कि पुरानी व्यवस्था और आज की व्यवस्था में कितना अंतर है। पुराना टैक्स का कलेक्शन जो था वो बहुत कम था, आज हमारे पास जीएसटी का कलेक्शन बढ़ के 2 लाख करोड़ प्रति मंथ कलेक्शन केवल जीएसटी का हो रहा है। आप जान सकते हैं कि 2 लाख करोड़ तो बहुत से कंट्री की टोटल जीडीपी नहीं है, वार्षिक जीडीपी नहीं है। तमाम कंट्री ऐसे हैं छोटे छोटे जिनकी वार्षिक जितना कि हमारे यहाँ 1 महीने में टैक्स का कलेक्शन होता है। तो क्या हम इस वस्तु को सस्ती नहीं कर सकते? हम कहते हैं लग्जरी गुड्स को सस्ता मत कीजिए सॉरी, हम कहते हैं आप जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं और जो गरीब व्यक्ति से रिलेटेड हैं उनको आप कम से कम सस्ता कर सकते हैं इतने टैक्स के कलेक्शन के बावजूद। ठीक है, इस पे और बातचीत आपसे दूसरे सेशन में करेंगे। अब वकील साहब, हमें एक और बातें आपसे जाननी है, वो ये कि जो अभी सरकार ने नई धाराएं कानून व्यवस्था में चेंज किया है, आईपीसी और बीएनएस, इसके बारे में आप हमारे दर्शक को विस्तार से बताएं। देखिए, हमारे देश में पहले जो भारतीय कानून व्यवस्था थी, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी और सीआरपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड था। आज सरकार ने उनके नाम बदल के बीएनएस और बीएनएसएस कर दिए, भारतीय न्याय संहिता। अब इसमें अंतर क्या है और इससे जनता को क्या लाभ और हानि है, उस पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो आईपीसी थी और बीएनएस है, उसमें एक्ट में
केवल इन्होंने धाराओं को नीचे से ऊपर व्यवस्थित किया है अलग अलग तौर पर, यानी 307 को 106 ले आए, इस तरीके से अलग अलग उनका वर्णन कर दिया है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी विसंगति जनता के लिए जो होने जा रही है वो ये है कि सरकार ने अभी घोषणा की कि तारीख पर तारीख समाप्त होनी चाहिए, और बीएनएस भी वही कहता है। बीएनएस में तमाम पावर्स पुलिस को दे दी जाएंगी। बीएनएस के अंतर्गत अगर किसी केस को आपने उस पर समुचित समय नहीं दिया तो उसकी न्यायिक गुणवत्ता किस प्रकार साबित होगी। सरकार कहती है या जज हमारे देश के, अगर किसी मर्डर केस में और उसको 2 माह में या 3 माह में उसका डिस्पोजल करना चाहें तो क्या आप मान सकते हैं कि केवल पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ही डिसीजन दिया जा सकता है? हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश की पुलिस किस प्रकार कार्य करती है, उसके ऊपर किस प्रकार प्रश्न चिन्ह है। प्रत्येक आदेश में कहीं पर भी पुलिस की रिपोर्ट को मान्यता प्रदान नहीं की जाती है जब तक कि वो जज के सामने बयान न हो जाए। बीएनएस भी वही कहता है कि बीएनएस में ये है कि जितनी जल्दी से जल्दी रिपोर्टें मंगाई जाएं और जल्दी से जल्दी इसका डिस्पोजल कर दिया जाए। वादों का डिस्पोजल जल्दी से जल्दी हो, समाज को बहुत लंबे समय तक न्याय के लिए न भटकना पड़े, परंतु वो छोटे छोटे केसेस के लिए मान्य हो सकता है। बड़े केसेस में जहां मान लीजिए देश की सुरक्षा से संबंधित कोई वाद है तो क्या हम उसको महीने या 1.5 महीने में निपटा सकते हैं? क्या किसी अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उसका डिस्पोजल कर सकते हैं? जब तक कि उसकी गुणवत्ता को पूरी तरीके से जांच न लें, उसके तथ्यों को समय न ले जाए, तब तक उस पर कैसे आप समझ सकते हैं कि न्याय की उम्मीद की जा सकती है? ये तो जैसे फिल्मी सीन के तरह हो गया है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख हमें नहीं चाहिए, हमें जल्द से जल्द फैसला चाहिए। ये तो कुछ ऐसा सा लग रहा है मुझे। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम भी चाहते हैं कि न्याय जनता को, समाज को बहुत जल्दी मिले। हम ये चाहते हैं कि वो न्याय की प्रक्रिया जो है रेप केस में होनी चाहिए। रेप केस में जिन बच्चियों को न्याय के लिए भटकना पड़ता है 8-8, 10-10 साल, जब तक कि उनका पूरा फ्यूचर ख़त्म हो जाता है, कैरियर ख़त्म हो जाता है और वो अपराधी मौज मारते हैं, जमानत पर रिहा हो जाते हैं, ऐसे प्रकरण में आप तुरंत न्याय की प्रक्रिया को अपनाएं। ऐसे प्रकरण में जितना शीघ्र से शीघ्र हो सकता है करें। परंतु जहाँ पर एक गरीब व्यक्ति किसी फर्जी केस में फंसाया जाता है, पैसे के दबाव में पूंजीपति के द्वारा, धनवान व्यक्ति के द्वारा उसका शोषण करके उस पर केस लगाए जाते हैं और अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया जाता है, ऐसे केस में न्याय जो है अगर त्वरित गति से करके और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसकी बात को पूरी नहीं सुना जाएगा या उसकी जांच नहीं की जाएगी, तो ये उचित नहीं होगा। और ये सब आम जनता के लिए ही है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं। अब बात एक और भी तो है सर कि मान लीजिए ये कैसे निर्धारित हो कि किस केस में बहुत जल्दी फैसला आना चाहिए, किस केस में थोड़ा सा समझना, सोचना और देखना चाहिए कि इस केस को हम कितने टाइम में क्लियर कर सकते हैं। इसका साक्ष्य अभी हमारे लिए पूरा नहीं हुआ है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आज भारत में वादों की संख्या इतनी पेंडिंग है कि अगर हम पर डे एक जज रात और दिन बैठ के निर्णय करें तो भी आने वाले 10 साल में निपटा पाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है। आज जजों की संख्या कम है और वादों की संख्या बहुत है। वो उसका रीज़न ये है कि हमारे देश में आप समझ सकते हैं कि इस समय एक प्रक्रिया इस प्रकार की है कि वादों को पेंडेंसी इसलिए भी बढ़ रही है कि कहीं अगर कोई मारपीट के केस हैं वो भी आपका 8 से 10 साल तक चल रहा है, धमकी का केस है वो भी आपका 8-10 साल खींच रहा है, और तो और छोटे से छोटा केस 138 के यानी चेक बाउंसिंग के, अगर आप अपना केस आज न्यायालय में चेक बाउंसिंग का डालिए, आप तथ्यों सहित डालेंगे तो कम से कम मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कम से कम 5 साल से पहले आपको न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। 5 साल से पहले आपका डिसीजन नहीं होने वाला है। तो ये छोटे छोटे बात हैं,
इन छोटे छोटे केसों को बहुत जल्दी सुलझा देना चाहिए। तमाम बात आज लाखों की तादाद में ये चालानों के केसेस जो है ये पड़े हुए हैं न्यायालय में, लाखों की तादाद में। आज हमारे पुलिसकर्मी मोबाइल से फ़ोटो खींच के, किसी की आवश्यकता नहीं उन्हें रोकने की नहीं, केवल उनका काम यही रह गया है कि वादों की संख्या बढ़ाना। वो अपने मोबाइल से रास्ते में फ़ोटो खींचते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। जनता डर के मारे इतने हैवी अमाउंट की वजह से उनके पास जाती नहीं, कहाँ से जमा कराएगी। फिर वो केस में कोर्ट में चला जाता है, केस वो पेंडेंसी में पड़े रहते हैं, जिसके लिए कि सरकार लोक अदालत लगाती है कि भाई उसमें कम करके आपको रियायत देते हुए और जमा करा करके उसको ख़त्म करें। इस प्रकार के केस करोड़ों की तादाद में, उन केसों को प्रायोरिटी के आधार पर महीने भर में, तो उसमें कोई तारीखें ज़्यादा न दे करके उनको निस्तारण किया जा सकता है। परंतु जो केस गंभीर प्रवृत्ति के हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, रेप के केस हैं, हत्या के केस हैं और देश की सुरक्षा के विषय में केस हैं, अन्य केस हैं, ये जो गंभीर प्रवृत्ति के केस हैं उनको आप उस कैटेगरी में रख करके जल्दी से जल्दी निस्तारित नहीं कर सकते। उनके लिए आपको समय की आवश्यकता पड़ेगी ही। अगर सही न्याय निकलना है तो उसमें आवश्यकता समय की रहेगी। तो आप अब हमारे दर्शकों से दंड संहिता और टैक्सेशन के बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दोनों हमारे देश के संविधान हैं और हमें अपने देश के प्रत्येक कानून का पालन करना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारी नागरिक जिम्मेवारी बनती है। धन्यवाद।